Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Agri Addict. So this is our lecture series, you can say new lecture series for the ICR PG examination which you guys are going to face in your upcoming days, है ना। तो ये lecture series जो है it will be very much beneficial. It is available to you free है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो क्वालिटी है that is not much good. क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी जैसे कि हम अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है इसका जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ एग्रोमेट्रोलॉजी। तो एग्रोमेट्रोलॉजी हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें हम बेसिक सी चीज़ें देखेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन आपकी अबाउट द एटमॉस्फेयर, अबाउट द एग्रोमेट फादर्स रिलेटेड, है ना, जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं। देन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और एट द लास्ट ऑफ दिस वीडियो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं फ्रॉम द एग्रोनमी JRF in the last 5 to 6 years that we will discuss and we will see कि इस लेक्चर से how many questions we can do. Also ये लेक्चर जो है this is also beneficial for the other subjects also जहाँ पे एग्रोमेट का पोर्शन है like your physical sciences, like in your other agriculture exams like IBPS AFO हो गया। तो उन सभी एग्जाम्स को ये लेक्चर is sufficient. Okay. And one more important thing that in the last of this video, many students are asking ki we want the overview of the ICR PG paid courses which are available in this our app. तो इसका भी एक ओवरव्यू आपको लास्ट में मिल जाएगा, लाइक किस टाइप की क्लासेस वी आर कंडक्टिंग, हाउ मतलब कैसे उसमें मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, आपके वीकली मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडिंग। सी यू कैन सी द पैटर्न जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, मोस्टली असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, नोट सिंगल लाइन के काफ़ी कम हो गए हैं। सो उस पैटर्न को कैटर करते हुए लास्ट में एक आपको क्विक ओवरव्यू या फिर यू कैन से ग्लिम्स आपको मिल जाएगा कि किस टाइप के हम जो है क्लासेस कंडक्ट कराते हैं और कैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक यू कैन जस्ट एनालाइज योर सेल्फ कि कैसा आपको जब आप ये कोर्सेज लोगे कैसा आपको इसका आपको मिलेगा। ठीक है। सो एज यू ऑल नो, आई एम योर मेंटर निखिल एंड आई हैव डन UG फ्रॉम द CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर, and I have also given this ICAR PG exam in the recent 2024, and I have got AI 22nd in ICAR PG agronomy subject, and currently I am pursuing the master from the same university in the department of agronomy. So directly starting our lectures. So first is the agromet introduction. The introduction में these are the basic terminologies, like you can see the metallurgy, agromet, hydromet, climatology. तो मीटरोलॉजी आपकी फर्स्ट डेफिनेशन सिंपल है, कोई इसमें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन इट्स जस्ट अ बेस यू वांट टू नो। सो मीटरोलॉजी एक आपकी वाइड टर्म है जिसके अंडर ही आपकी अदर टर्म्स आती हैं, एग्रोमेट, हाइड्रो, क्लाइमेटलो, है ना। तो मेट्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहीं से क्लियर है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर विच फोकसेस ऑन द वेदर प्रोसेसेस एंड द फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे दो टर्म आप देखोगे, एक आप वेदर देखोगे और एक आप क्लाइमेट देखोगे। तो वेदर और क्लाइमेट में जो डिफरेंस है ये इसको हम देखते हैं। मिटोलॉजी इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से, जो भी आपके लॉजी वगैरह के होते हैं दीज आर डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसकी ट्रिक है, यू कैन लर्न ग्रीक वर्ड मीटरोस हाई इन द स्काई एंड लॉजिया मीन्स टू स्टडी। सो ये तो आपकी मीटरोलॉजी थी जो आपका एक ओवरऑल यू कैन से दिस इज द हेड मान सकते हैं किसी घर का, दिस इज लाइक हेड, एंड उसके अंदर जो मेंबर्स हैं दीज आर योर एग्रोमेट, हाइड्रोमेट, और भी इसमें डिफरेंट ब्रांचेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट साइंसेस। जैसे कि जो हमारी एग्रीकल्चर साइंस है उसमें एग्रीकल्चर प्लस मेट्रोलॉजी से बनता है आपका एग्रोमेट्रोलॉजी। तो जो साइंस जो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वेदर एंड क्लाइमेटिक फिनोमिनास को डिस्कस करती है, स्टडीज करती है, और उससे वी कैन एनहांस एंड एक्सपैंड द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ना, टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, टू इंक्रीज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आवर क्रॉप प्रोडक्शन। सो जो साइंस which relates with the weather and climatic phenomena, that is the agrometeorology। वैसे ही हाइड्रोमीटोलॉजी हाइड्रो से ही क्लियर है, कहीं ये वाटर के साथ लिंक है। सो दिस इज अ साइंस दैट स्टडीज द साइकिल्स ऑफ द वाटर। सो ये आपकी हाइड्रोमेटोलॉजी। देन क्लाइमेटोलॉजी आ जाती है, दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लाइमेट। अब दो टर्म्स थी हमारी, एक थी आपकी वेदर और एक आपकी टर्म थी डेट इज द क्लाइमेट। सो डिफरेंस क्या है वेदर एंड क्लाइमेट का, अगर सिंपल एक लाइन में अगर डिस्कस किया जाए, वेदर इज योर डे टू डे फिनोमिना। लाइक आपके एरिया में आज बारिश हो रही है, आज धूप निकली है,
ज़्यादा ठंड है, दैट इज़ द वेदर। मतलब डेली जो आपकी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, दैट आर वेदर। क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन और यू कैन से डाटा अबाउट द वेदर फिनोमिना। मतलब किसी लंबे पीरियड के लिए, लेट अस से 20 ईयर्स का अगर हम लॉन्ग टर्म डाटा एनालाइज करें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें, तो वो आपका क्लाइमेट हो जाता है। तो ऐसा नहीं बोलते कि आज जो है बारिश ज़्यादा हो रही है तो आज इधर का क्लाइमेट रेनी है। नो, दिस इज रॉन्ग। वी से वेदर इज रेनी, है ना, वेदर इज हॉट, वेदर इज कोल्ड, बट नॉट द क्लाइमेट। तो क्लाइमेट आपका दिस इज अ लॉन्ग टर्म एवरेज, लॉन्ग टर्म स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ योर वेदर। तो ये डिफरेंस आपका बेसिक वेदर एंड क्लाइमेट में। Climatology again, this is also derived from the Greek word clima, which means the slope of the earth. Logia means to study. Then agroclimatology, अगेन जो एग्रीकल्चर के साथ लिंक है, दैट इज द एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। तो जहाँ पे डेप्थ में जाना होगा वहाँ पे डेप्थ में जाएंगे, जहाँ पे इसका ओवरव्यू जस्ट लेना है तो वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। सो वेदर एंड क्लाइमेट ये हमने देख लिया। दिस इज द क्लाइमेट इज द, यू कैन से, बिगर टर्म, अ जनरलाइज एग्रीगेट ऑफ द वेदर अबाउट लार्जर एरिया इन द लॉन्गर पीरियड। जैसे कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जैसे कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया इज हैविंग विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? इट इज हैविंग ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का क्लाइमेट है ना। वैसे ही देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस है, आपकी कॉपन्स क्लासिफिकेशन और भी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जस्ट ओवरव्यू है तो उतना ही हम लेके चलेंगे। वेदर, स्टेट और कंडीशन एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड अ गिवन टाइम। जैसे कि अभी धूप लगी और थोड़ी देर और बारिश हो जाए, दैट इज अ वेदर, है ना। देन मैक्रो क्लाइमेट एंड माइक्रो क्लाइमेट, अब ये क्या चीज़ है? सी, द मैक्रो क्लाइमेट इज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, किसी लार्ज जियोग्राफिकल रीजन का। जैसे कि आपका ये प्लांट है, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक आपका ट्री है ना। ट्री है, यहाँ पे इसकी रूट्स हैं, ठीक है, ये इसकी रूट्स हैं। तो जो आपका मैक्रो क्लाइमेट है, जो इस ट्री के अलावा जो भी आपका जितना भी आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, उसका जो क्लाइमेट है, दैट इज द मैक्रो क्लाइमेट, राइट। दैट इज योर मैक्रो क्लाइमेट, दैट इज द ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। लेकिन माइक्रो क्लाइमेट, तो माइक्रो क्लाइमेट हम डिस्कस करते हैं जो हमारा इस क्रॉप के साथ एसोसिएटेड है ना। मतलब इस ट्री की कैनोपी से लेकर इसके रूट्स तक, इसकी राइजोस्फेयर एरिया जहाँ पे इसकी रूट्स जहाँ तक हैं, दैट इज द माइक्रो क्लाइमेट। जैसे कि बाहर बड़ी ज़्यादा ठंड है और आपके रूम में आपने हीटर लगा के मस्त उसको गर्म करा है ना, तो जो रूम का क्लाइमेट है, दैट यू कैन से दिस इज अ माइक्रो क्लाइमेट, और बाहर ठंड है, दैट इज अ मैक्रो क्लाइमेट। वैसे ही जो आपके प्लांट्स हैं, दे आर हैविंग दिस मैक्रो क्लाइमेट एंड दिस माइक्रो क्लाइमेट। इट कैन बी सेड दैट क्लाइमेट कंडीशन विद इन अ वेजिटेशन canopy constitute local or the microclimate. That is basic difference. Next, these are the सोलर रेडिएशन। सो सोलर रेडिएशन जो हमारी सन से हमें जो भी एनर्जी रिसीव होती है, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो देर आर टू फॉर्म्स, डायरेक्ट रेडिएशन, डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक है। तो डायरेक्ट रेडिएशंस में दिस इज द इफ इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन डज नॉट इंटरेक्ट विद एनी एटमॉस्फेयर, किसी भी एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट नहीं करती, डायरेक्टली फॉल्स ऑन द लैंड सरफेस, दैट इज द डायरेक्ट रेडिएशन। देन डिफ्यूज रेडिएशन, डिफ्यूज नाम से क्लियर है, ये डिफ्यूज हो जाएगी फ्रॉम द पार्टिकल। तो इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम द सन which is scattered in the atmosphere, that is the diffuse radiation. Now ये और इसमें लिखा है that is the blue scatters more easily than a longer one red। जैसे कि शाम या फिर सुबह के टाइम यू कैन सी द एटमॉस्फेयर का कलर जो है आपका, दैट इज रेडिश कलर, क्योंकि दैट स्कैटर्स लेस, है ना। ब्लू ज़्यादा स्कैटर करती है, इसलिए ब्लू हमें नहीं दिखती है। रेड ये अलग फिनोमिना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अ वेवलेंथ, जैसे कि ब्लू की आपकी शॉर्टर वेवलेंथ है, रेड इज हैविंग मोर वेवलेंथ, वैसे ही रेड जो है दूर से दिख जाएगा कि कोई रेड कलर की चीज़ आ रही है, ठीक है। डेट इज़ वाई जो आपके बोर्ड्स वगैरह होते हैं साइंस, दे आर मोस्टली इन रेड कलर, राइट। इन द डिफ्यूज, नाउ ये पी ए आर की चीज़ है। नाउ प्लांट्स जो आपकी सोलर रेडिएशन को रिसीव करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग करेंगे, तो उस प्रोसेस में जो सोलर रेडिएशन लेते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक एक वेवलेंथ, दैट इज पी ए आर, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, विच इज यूज इन फोटोसिंथेसिस। दिस इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन।
एंड दिस वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ होती है डेट इज 400 to 700 नैनोमीटर, एंड दिस इज फिक्स्ड। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वैल्यू ऑफ द पी आर दैट इज 400 to 700 नैनोमीटर। एंड इन डायरेक्ट रेडिएशन जो पी आर है दैट इज लेस 42%, डिफ्यूज्ड में इट इज ग्रेटर 65%। तो हाउ यू कैन लर्न दिस 42% लेस? तो ये आपका डायरेक्ट है, तो ये थोड़ा छोटा लिखा है डी, इसमें 6 लेटर्स हैं, ये छोटा है, और ये आपका थोड़ा बड़ा है 8 लेटर्स का। तो इन दिस वे यू कैन लर्न, डायरेक्ट में आपका कम है तो आपका 42%, दिस इज पी आर, डिफ्यूज में यू आर हैविंग 65% पी आर। तो डिफ्यूज प्लांट कैन ओपी मोर इफेक्टिवली देन द डायरेक्ट, मतलब ये डिफ्यूज जो है आपकी रेडिएशन, दिस इज मच मोर बेनिफिशियल टू योर प्लांट्स। और जो चीज़ें देख सकते हैं वेवलेंथ से, तो जो सन से आपकी रेडिएशन आती है, ऑल्दो हम सोलर रेडिएशन में कवर करेंगे। लेट अस से यहाँ पे आपका सन है, दिस इज योर सन। तो इससे जो आपकी रेडिएशंस आ रही हैं, दीज आर द शॉर्ट वेव्स। क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया भी है कि सन से जो रेडिएशंस आ रही हैं, दीज आर द शॉर्ट वेव, और जो रिफ्लेक्ट बैक होके जो वापस जाती हैं, दीज आर इन लॉन्ग वेव रेडिएशंस। तो इसको डिटेल में हम सोलर रेडिएशन में करेंगे, शॉर्ट वेव क्यों है, लॉन्ग वेव क्यों है, लेकिन जस्ट अभी के लिए इसको लेके चलो, सन से शॉर्ट वेव एंड जो वापस जाती हैं, दीज आर इन लॉन्ग वेव। तो टोटल रेडिएशंस क्या है, टोटल इनका टोटल कर दो, डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज, सिंपल। इन द ग्लोबल रेडिएशन 50% इज द पी आर, तो ग्लोबल में आपका 50% पी आर रहता है। लाइट यूज एफिशिएंसी इज हायर फॉर द डिफ्यूज रेडिएशन प्लांट एंड डायरेक्ट देन द, ये हमने डिस्कस कर लिया। नाउ एक टर्म आती है एल्बिडो, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुना होगा आपने अपने यूजी के टाइम में, तो जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, तो एल्बिडो क्या चीज़ है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन। तो जो भी रेडिएशन आपकी रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, दैट इज द एल्बिडो। किसी भी चीज़ का एल्बिडो, जैसे कि आपकी वाइट सरफेस है, एकदम प्रॉपर वाइट सरफेस है, तो उसका एल्बिडो रिफ्लेक्शन ज़्यादा देगा। इसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या है एल्बिडो का, दिस इज द टोटल रिफ्लेक्टेड, ध्यान रखना यहाँ पे रिफ्रैक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकमिंग, जितनी रेडिएशन आई और कितनी रिफ्लेक्ट बैक होगी, मल्टीप्लाई बाय 100, अगर परसेंटेज में यू आर फाइंडिंग। तो दिस इज द एल्बिडो, तो कितनी रिफ्लेक्ट हुई, जैसे कि वाइट अगर स्नो लो, एकदम फ्रेश स्नो पड़ी है, तो वाइट कलर की होगी, उसमें हमें गॉगल्स भी पहनने पड़ेंगे ना, इतना ज़्यादा वो वाइट हो जाता है, वी हैव टू वेयर द सन ग्लासेस। सो दैट इज़ वाई, बिकॉज उसकी एल्बिडो ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा वाइट है, रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा हो रही है, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 75 to 90%। दिस इज़ फॉर द फ्रेश स्नो, और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू या फिर पॉइंट में है, देन दिस विल बी 0.75 to 0.90। ठीक है, तो ये वाइट स्नो की जितनी ज़्यादा चीज़ वाइट होगी, उसकी एल्बिडो उतनी ही ज़्यादा होगी, बिकॉज ये फैक्टर आपका इंक्रीज करेगा। तो इससे आपके काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम जब क्वेश्चंस देखेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल हो किसी ब्लैक बॉडी का, कोई आपकी ब्लैक बॉडी है, तो उस वो तो ब्लैक बॉडी का काम क्या है, इट विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन, वो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज ब्लैक, है ना। तो ब्लैक कपड़े पहनोगे धूप में तो बड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी, बिकॉज इट इज एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन। इसलिए समर्स में प्रेफर करा जाता है कि यू हैव टू वेयर वाइट, थोड़ा लाइट कलर्स पहने चाहिए, है ना, ताकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो और आपको गर्मी कम लगे। लेकिन ब्लैक पहन लिए, इट विल एब्जॉर्ब, तो उसकी एल्बिडो ये वाला फैक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ब्लैक बॉडी इज हैविंग द लेस एल्बिडो। अगर प्रॉपर ब्लैक बॉडी है तो उसकी एल्बिडो जीरो होती है, राइट। सो दिस इज द एल्बिडो। नाउ ये आपके फादर्स हैं, और यू कैन से एसोसिएटेड साइंटिस्ट। तो क्वेश्चन जनरली सिंपल पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ एग्रोमेट। एग्रोमेट मतलब, इसको शॉर्ट में अब हम लिखेंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, सिंपल वी विल राइट फादर ऑफ एग्रोमेट। तो वर्ल्ड में कौन है फादर, एंड फादर ऑफ एग्रोमेट इन इंडिया। तो काफी इजी है, सिंपल। वर्ल्ड में जो आप मार्क करोगे, फादर इज डीएन वालिया, एंड इन इंडिया द फादर इज प्रोफेसर एल ए रामदास। तो लर्न कैसे करना है, वेरी सिंपल। वर्ल्ड डब्ल्यू लगा है, यहाँ पे भी डब्ल्यू लगा है, तो डीएन वाली है, तो ऐसे आप लर्न करोगे। इंडिया में एल ए रामदास, इंडिया में मतलब आपको लर्न करना पड़ेगा। वर्ल्ड में यू कैन जस्ट कोरिलेट विद डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। और पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ मेट्रोलॉजी।
ऑल्दो ये रिटर्न है यहाँ पे ल्यूक हॉवर्ड, फादर ऑफ मीटोलॉजी, जो आपकी होल एक बड़ी टर्म है, उनके फादर हैं ल्यूक हॉवर्ड। और पूछ सकते हैं ऐसे, फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। कोपन, कोपन इज द फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी। तो आई थिंक यहाँ पे आई आई फॉरगॉट कि यहाँ पे जो है वीडियो आती है, तो यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसको ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कुछ नहीं, हमने एल्बिडो के बारे में डिस्कस किया है। तो एल्बिडो इज योर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है, जितनी ये इनकमिंग आई कितनी रिफ्लेक्ट कर गई, तो टोटल रिफ्लेक्टेड ओवर टोटल इनकमिंग वाइट स्नो या फिर फ्रेश स्नो की जो एल्बिडो है जो आपकी, डेट इज 75 to 90%, राइट। और ब्लैक बॉडी की एल्बिडो, दिस इज जीरो। ये मैंने एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दिया ताकि यहाँ पे कुछ आपको दिक्कत ना हो। ओके, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो अगर यहाँ पे यू आर नॉट गेटिंग वट एवर इज रिटन, आई विल जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। फादर ऑफ मेटलर्जी इज ल्यूक हॉवर्ड, दीज थिंग्स यू हैव टू जस्ट लर्न, और टाइम के साथ जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फादर ऑफ इंडियन मानसून मॉडल वसंत गोवारिकर। इंडियन रिमोट सेंसिंग, तो आप प्रिसीजन फार्मिंग का आ गया, तो डॉक्टर पी आर पिशरोटी। फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट प्रोफेसर एल ए रामदास, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। मर्क्यूरी बैरोमीटर किसने दिया था? टॉर्सिली ने। डिस्कवरी ऑफ ओजोन लेयर चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी ब्यूसन, ये आज हम देखेंगे। बायोक्लाइमेटिक लॉ हॉपकिंस ने दिए थे। स्पेस थ्योरी डी कैंडोल, फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन भी डी कैंडोल ने दी थी, तो ये सब आप देख सकते हो। ओके, सो दीज आर जस्ट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ द क्लाउड सीडिंग, सो दिस इज डिस्कवर्ड बाय विंशेट शेफर, और शॉर्ट में यू कैन राइट विंशेट शेफर, 1946। डिस्कवरी ऑफ सुपर कूल्ड क्लाउड वाटर सीडिंग, तो ये आपका क्लाउड वाटर सीडिंग, जब हम क्लाउड सीडिंग देखेंगे तो उसमें है, दैट इज बर्नर्ड वोनेगट इन 1946। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉर्म्ड इन नवंबर 1970s। तो ये थोड़े डिफरेंट, ये इतने ज़्यादा इतना मतलब कैजुअल क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं, मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, वो हम आज देखेंगे कैसे क्वेश्चन है। So these are the instruments and these are the scientists and these are the air, you have to just learn। इसमें से important जो है, that one I am marking like thermoscope is a scientist associated Galileo Galilei। mercury barometer Torsilli। first successful weather satellite काफी ज्यादा पूछा है, टायरोस 1। सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग विंड स्पीड, स्पीड विंड की स्पीड हम इंस्ट्रूमेंट्स भी पूछे जा रहे हैं, विंड की स्पीड, विंड की डायरेक्शन। तो विंड की स्पीड के लिए एनीमोमीटर इज देयर। विंड की डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन है तो विंड वेन, दिस फॉर द डायरेक्शन। और कुछ आप मार्क कर सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर स्केल सेंटीग्रेड, तो सेल्सियस, एंड नाम में ही सेल्सियस है तो यू कैन जस्ट मार्क, देन यू कैन जस्ट रीड एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ये आपकी टर्म्स हैं, लाइक टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। वेपर प्रेशर की एमएम ऑफ एचजी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, दीज आर द यूनिट्स, ये हम साथ साथ। इसमें क्लाउड कवर की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्टा, दिस इज द यूनिट वी आर यूजिंग फॉर द क्लाउड। तो जितने ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ज़्यादा क्लाउड कवर है, 0 to 8 इसकी वैल्यू रहती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये हम ह्यूमिडिटी में देखेंगे, दैट इज अ परसेंटेज। वी सी थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देन दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स में इनकी हाइट्स काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट, इसको 100 से, ट्रिक है इसकी 100, है ना। सनशाइन रिकॉर्डर, एनीमोमीटर एंड विंड वेन। तो एक तो आपका ये विंड वाले हैं दो इंस्ट्रूमेंट, ये आपका विंड स्पीड के लिए, और ये आपका किसके लिए, वी हैव सीन दिस इज फॉर डायरेक्शन। सनशाइन रिकॉर्डर, ये आपका सनशाइन की कितनी ड्यूरेशन की सनशाइन है उसके लिए यूज करा जाता है ये। तो दिस इज अ सनशाइन रिकॉर्डर, तो इनकी हाइट 3.08 मीटर रहती है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये पूछा जाता है। स्टीवेंसन स्क्रीन की हाइट 1.22 मीटर। ऑटोमेटिक रेन गोज 0.75 मीटर। और ऑर्डिनरी रेन गोज और इवेपोरेशन इसकी 0.5, तो इसकी कुछ जगह पे वैल्यूज डिफरेंट है, तो 0.3 to 0.5 मीटर
आप एक रेंज लेके चलो इसके लिए, ऑल्दो ये स्पेसिफिक मैंने वैल्यू मेंशन भी करी है, लेकिन अगर वो ये चीज़ ऑप्शन में नहीं है तो यू कैन, देयर इज रेंज समवेयर प्रोवाइडेड, तो यू कैन जस्ट मार्क आउट दिस रेंज। देन दीज आर द आइसोप्लेथ मैप। आइसोप्लेथ मतलब जैसे आइसो को अगर हमने इसके टेम्परेचर के साथ लगा दी तो वो आइसोथर्म बनेगा। आइसो मीन्स सेम और इक्वल, है ना। आइसो इक्वल, थर्म मतलब टेम्परेचर, देन इक्वल टेम्परेचर। आइसो बार, बार इज द यूनिट ऑफ योर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आइसो हाइट इज फॉर द रेनफॉल, इसमें हाइट मत कर देना गलती से, है ना, ध्यान रखना। हाइट इज फॉर इक्वल रेनफॉल। टेक, विंड स्पीड। हेलाइन, हेलाइन सेलाइन से थोड़ा कोरिलेट कर रहा है, इक्वल सैलिनिटी। आइसोप्लेथ्स, प्लेथ एंड डेप्थ, it is relating, it is equal rainfall depth. ISO health, sunshine duration. ISO nefs तो cloud cover, cloud cover की यूनिट क्या थी, octa, we have seen. Isonormals for the equal thermal anomalies. Isoelobars, pressure distribution. Isophen, isochrones, and you can see these. नाउ हमारा मेन टॉपिक आता है आज का, दिस इज द एटमॉस्फेयर। यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस इसी से पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपकी अर्थ है, ये आपके पोल्स वाले एरिया है, और ये आपका इक्वेटर वाले एरिया है। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में अगर कुछ बातें हम जानना चाहें, तो एटमॉस्फेयर, दिस इज योर कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है, ऑर्डरलेस है, और ये टेस्टलेस है। टेस्ट करोगे आप एटमॉस्फेयर को, कोई टेस्ट नहीं आएगा, कोई इसकी खुशबू, कोई इसमें वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। नाउ एटमॉस्फेयर, जो भी आपका ये लिथोस्फेयर से ऊपर का जो एरिया आप देखते हो, है ना, टेल योर स्पेस, तो वो आपका क्या आ जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाता है, जहाँ पे वेरियस गैसेस आर प्रेजेंट मोस्टली, और जो वेदर फिनोमिनास वगैरह होते हैं, आप कह रहे हो प्लेन्स वगैरह उठते हैं, सब चीज़ें जो भी होती हैं, दीज आर इन एटमॉस्फेयर। ओके, सो इसमें जैसे गैसेस हमने देखी, तो गैसेस में इसकी कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन में वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी एक्यूरेट। सो फर्स्ट गैस जो आपकी मोस्टली, और यू कैन से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, दैट इज नाइट्रोजन गैस। सेकंड में ऑक्सीजन, थर्ड नंबर में और फोर्थ नंबर में। थर्ड नंबर में वी आर हैविंग द आर्गन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आती है, कुछ बच्चे ऑक्सीजन की जगह, ऑक्सीजन से नेक्स्ट उसको CO2 कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। ऑक्सीजन के बाद वी आर हैविंग द आर्गन, देन वी आर हैविंग द CO2। दीज आर द गैसेस। नाउ अब इनकी परसेंटेज पूछते हैं, तो दिस इज बाय वॉल्यूम, और एक हम देखेंगे बाय वेट। तो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है बाय वॉल्यूम, दैट इज 78.08%, और इसको रफली हम 78% भी बोल देते हैं। ऑक्सीजन वी आर हैविंग 20.95% और 21%, इसको राउंड ऑफ कर दें। आर्गन इज 0.93% और 1% भी बोल देते हैं। नाउ CO2 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अर्लियर जो CO2 की जो आपकी कंपोजिशन थी, दैट इज समवट अराउंड 0.03, 0.038, है ना, कुछ इस टाइप की थी। लेकिन अब न्यू डाटा के अकॉर्डिंग जो इसकी कंपोजिशन है, ये आप सब नोट करना, दिस इज 0.04%। तो अब जो है यू विल मार्क दिस, ओके, 0.04। तो ये आपकी न्यू कंपोजिशन, और प्रिसाइजली कभी ऐसे भी मेंशन होता है, 0.038 भी मेंशन होता है, तो यू कैन ऑल्सो मार्क दिस, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में है, यू हैव टू मार्क। देन वेट के अकॉर्डिंग, अब वेट के अकॉर्डिंग तो आपकी नाइट्रोजन दैट इज 75.527%। जो आपकी ऑक्सीजन है, दिस इज 21.143। आर्गन ये थोड़ी ज़्यादा है, 1.282, एंड अगेन CO2 दिस इज 0.04%। तो कुछ इसमें फ्लक्चुएशन है, नाइट्रोजन थोड़ी कम हो रही है, ऑक्सीजन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, आर्गन भी ज़्यादा हो रही है, और CO2 उतनी ही रह रही है। और कुछ इसमें अदर गैसेस भी हो रही हैं, दीज आर इन ट्रेस अमाउंट्स। और इसमें वाटर वेपर की कॉम्पोजिशन पूछ लेते हैं, तो वाटर वेपर इज यू आर हैविंग 0.001%। ओके, सो आई होप यू हैव रिटन दिस। नाउ इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो जो फर्स्ट लेयर है आपकी इज योर ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है, दिस इज थिनर एट पोल्स। तो पोल्स में ये थिन है, जैसे जैसे इक्वेटर में जाओगे ये थोड़ी थिक होती है।
अभी ऐसा क्यों होता है? दिस इज वेरी सिंपल। ये आपका पोल है और ये आपका इक्वेटर है। तो पोल्स में जो है दिस इज 8 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, और यहाँ पे दिस इज 18 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ज्यादा हो गया। क्योंकि सन आपका जो सबसे ज्यादा ही, लेट से यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन हमने बना दिया, तो इक्वेटर में दिस इज हैविंग द, मतलब ज्यादा इसमें हीट जाएगी, ये सरफेस ज़्यादा वार्म होगा, तो इससे आपकी गैसेस क्या करती हैं, राइज करती हैं। अब गैसेस अकेली तो नहीं होंगी, दे आर पार्टिकल्स ऑल्सो, वेरियस डस्ट पार्टिकल्स वगैरह। तो उससे ये लेयर जो है वो आपकी राइज करती है, और दिस एक्सटेंड्स टू द 18 किलोमीटर। पोल्स में टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो लेयर जो है ज़्यादा राइज नहीं कर पाती, ओनली 8 किलोमीटर। तो ट्रोपोस्फेयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रोपोस्फेयर कहाँ पे थिक है, कहाँ पे थिन है। सो ट्रोपोस्फेयर दिस इज, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द ट्रोपोस्फेयर। This is thin at poles and thick at the equator ड्यू टू डिफरेंट हीट डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे भी आपसे ये असर्शन में या फिर स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो इसकी एवरेज हाइट क्या लेंगे? सी इसका एवरेज करोगे 18 एंड 8 का, तो ये आपको समवट अराउंड 13 किलोमीटर आएगा। तो एवरेज इसका, आप एवरेज हाइट लेना चाहो, यू कैन से दिस इज 13 किलोमीटर्स। ट्रोपोस्फियर दिस इज योर डेंस लेयर, सबसे ज्यादा डेंस लेयर है ये आपकी, और इतनी डेंस इट कवर्स 85% मास ऑफ द एटमोसफेयर। मतलब आपका जो पूरा एटमोसफेयर है उसमें 85% यू आर हैविंग द ट्रोपोस्फेयर ओनली। बाकी अदर लेयर वो उनको अकेला छोड़ दिया इसने, है ना, खुद इसने 85% इसने मास ले लिया। ऑल द वेदर एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज अकर इन दिस लेयर, वेदर एक्टिविटीज एंड द क्लाइमेट एक्टिविटीज these occurs in the troposphere. तो वेदर एंड क्लाइमेट एक्टिविटीज में वी आर हैविंग द क्लाउड, रेन, hail, स्मोक एंड ऑल दीज एक्टिविटीज अकर इन योर वेदर एंड क्लाइमेट। तो मोस्टली आपकी एक्टिविटीज आ रही हैं, तो इन एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, इस लेयर में देर इज मच मोर टर्बुलेंस। टर्बुलेंस क्या होती है? जो आपके पायलट्स हैं व्हेन दे फ्लाई द एरोप्लेन, तो उनको एक स्ट्रीम लाइन, एक बढ़िया इनको क्लियर पाथ चाहिए होता है, तो वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं हो पाता है। सो ट्रोपोस्फेयर से वो जनरली ऊपर फ्लाई करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज यहाँ पे इतने पार्टिकल्स हैं, इसमें पानी, क्लाउड्स वगैरह, तो एरोप्लेन आपका क्लाउड से ऊपर फ्लाई करता है। सो एरोप्लेन जो आएगा आपका वो नेक्स्ट लेयर में आएगा, डेट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। और अगर हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात कुछ जानना चाहें, तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट विद द ट्रोपोस्फेयर। जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में हम ऊपर जाएंगे, टेम्परेचर डिक्रीजेज। कितने रेट से टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, डेट इज -6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इतना टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा, एंड दिस फैक्टर और दिस वैल्यू इज नोन एज लैप्स रेट। लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर आपका डिक्रीज कर रहा है विद हाइट। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर पड़ी, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस जो लेयर्स पड़ेंगे उनमें ऐसा नहीं कि हर लेयर में वो जितने हाइट में जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज ही करता रहेगा, नहीं। स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज करता है, मीजो में फिर डिक्रीज करता है, लास्ट में जो आपकी लेयर आती है एक्सोस्फेयर वगैरह, उसमें अगेन इट इंक्रीजेस। सो दिस इज ड्यू टू वेरियस अदर फिनोमिना। ठीक है, हाइट का ही कोई इसमें वो नहीं है, देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो एसोसिएटेड। सो दैट इज अबाउट द ट्रोपोस्फेयर। एंड नाउ नेक्स्ट लेयर, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर आएगी। ये हमने स्ट्रेटोस्फेयर हमने बना दी। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर मतलब स्ट्रेटाइज द लेयर्स अगेन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपकी एक और लेयर आती है बीच में ऑफ द 10 किलोमीटर्स की एक लेयर आती है, आप सबको पता होगा, दैट इज द ओजोन लेयर। तो इसकी जो आपकी थिकनेस है दैट इज 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स, और ये टोटल जो इसकी यहाँ से हाइट है फ्रॉम द दिस बेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। अब जहाँ पे ये बेस है, ये हमने लाइन खींची है, तो इनका भी एक स्पेसिफिक नाम है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो आएगा पहला एक, यू कैन से ट्रांजिशन फेज, उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। तो ये जो हमने ब्लू लाइन खींची है इसको बोल दो ट्रोपोपोज।
ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि इसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होती है। यहाँ पे आपकी सारी जो है कांस्टेंट कंडीशंस रहती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर आपका कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर में या स्ट्रेटोस्फेयर में, या एक ऑप्शन में जैसे डाल देगा ट्रोपोपोज डाल देगा। वैसे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ये जो आप दिस इज द स्ट्रेटोपोज, वैसे ही मीजोपोज आएगा। तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटीज हैं दैट आर कांस्टेंट, इनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं और होती भी कांस्टेंट है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रोपोपॉज़ से लेकर जहाँ तक इसकी बाउंड्री है, दिस 50 किलोमीटर्स। ओके, तो आपको मतलब गलती ना हो, नॉट फ्रॉम द बेस, यहाँ से नहीं है ये, दिस इज फ्रॉम द ट्रोपोपॉज़। तो ये कितनी है, 50 किलोमीटर इसकी थिकनेस है। बीच में इसकी ओजोन लेयर आती है 30 किलोमीटर, और यहाँ पे मतलब इसी के आसपास आती है, दिस इज द ओजोन लेयर। इसको ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। ओजोनोस्फेयर, ओजोन लेयर, इसकी थिकनेस कितनी है, 10 किलोमीटर्स। ओके, ना ओजोन लेयर का क्या काम है, जो आपके सन से आपके यूवी रेडिएशन आ रहे हैं हार्मफुल, तो ओजोन लेयर में वो आपके खत्म हो जाते हैं, है ना। तो दैट इज द ओजोन लेयर। ऑल्दो रेडिएशंस यूवी, देर आर वेरियस टाइप ऑफ यूवी रेडिएशंस, इनकी क्लासिफिकेशन यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दैट इज द ओजोन लेयर। और इसमें क्या करेगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस ओजोन लेयर, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करता है विद हाइट। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट, और इसको वार्मेस्ट लेयर भी हम बोल देते हैं। इस लेयर में आपके एरोप्लेन्स, जेट्स वगैरह ये फ्लाई करते हैं, इसी लेयर में जेट्स, एरोप्लेन्स, दीज फ्लाई। दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर के भी ऊपर जो लेयर आती है, आई थिंक इसको ग्रीन से हम बनाते हैं, और जो लेयर आएगी, अब इसकी जो थिकनेस है दैट इज 80 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस स्ट्रेटोपोज। ये लेयर है आपकी मीजोस्फेयर। इस लेयर में अगेन आपका टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है विद हाइट। टेम्परेचर डिक्रीज, तो फर्स्ट लेयर में आपका इंक्रीज कर रहा था, सॉरी फर्स्ट लेयर में आपका डिक्रीज कर रहा था, देन इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, देन अगेन एक और जो लेयर आएगी आपकी, दैट इज योर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, इसमें भी आपका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्यों करेगा ये वो हम देखते हैं। तो मीजोस्फेयर, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर। तो साथ साथ में बनाते हुए चलना, दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर। और इसका जो टॉप पार्ट है ना, ये इसमें जो टेम्परेचर चला जाता है काफ़ी कम चला जाता है, डेट इज़ -173 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपका मीजोस्फेयर में चला जाता है। और यही वो लेयर है जिसमें आपके अगर बाहर से कोई एस्ट्रॉइड आ गया आउटर स्पेस से, दैट इज बर्न इन दिस लेयर, दैट इज द मीजोस्फेयर। नाउ थर्मोस्फेयर आती है। थर्मोस्फेयर जो है, दिस डिवाइड इनटू टू लेयर्स। जो आपका इसका टॉप का जो पार्ट है उसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं, और जो इसका थोड़ा नीचे का पार्ट है इसको आइनोस्फेयर बोलते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर इसकी जो थिकनेस है, दिस इज अप टू 1600 किलोमीटर्स। आइनोस्फेयर तक का पार्ट है आपका 300 किलोमीटर तक रहता है, और टॉप इसका इतना 1600 किलोमीटर तक चला जाता है, दैट इज द एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर अगेन, यहाँ पे आयंस की प्रेजेंस होती है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर द रेडियो कम्युनिकेशन। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो भी होता है हमारा, दैट इज थ्रू दिस आइनोस्फेयर। अगेन इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। सो ये था आपका इन जनरल अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ट्रोपोस्फेयर है, इसको आप जोन ऑफ, कौन सा क्या बोलते हैं इसको, जोन ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, और आपकी स्ट्रेटोस्फेयर को हम बोलते हैं जोन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, जोन ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। देन अगेन यहाँ पे आपका मीजोपोज आएगा, आपकी मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में। और इसमें अगर कुछ बातें हम देखें तो ट्रोपोस्फेयर में 99.9% आपका, या फिर 99% आपके वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर वेपर मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है, 99% जो आपके यहाँ पे। ऑल्सो जो आपकी 78% मोस्टली जो आपकी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो अगेन इसी ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मोर देन 50%, और यू कैन से प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर।
नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, अब ये लेयर्स हैं, कैसे इनको लर्न करेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है। तो एक ट्रिक जस्ट काफ़ी इजी है, ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम। जैसे कि यू कैन ट्रस्ट मी फॉर द एग्रोनमी, वैसे ये ट्रिक ट्रस्ट मी इन द एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल है। ट्रस्ट से मतलब टी आर से ट्रोपो स्फेयर, एस टी से स्ट्रेटो, अब आपने शायद देख लिया होगा अगली, एम ई से मीज़ो, देन दिस इज थर्मो, थर्मोस्फेयर। देन अगर थर्मोस्फेयर में अगर हम देखें तो एक्सोस्फेयर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये ट्रिक है, ऐसे यू कैन लर्न दिस लेयर। नाउ जब हमने स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ी थी तो उसमें हमने ओजोन लेयर की बात करी थी, ओजोनोस्फेयर। तो ओजोनोस्फेयर और यू कैन से ओजोन लेयर, तो इट इज डूइंग व्हाट, प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। तो यूवी रेडिएशन सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन लेयर कितनी कॉम्पोजिशन में है। तो ये आपका 91% जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। दिस इज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच फिजिस्ट, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था, चार्ल्स फैब्री एंड हेनरी बाइसन। और इसमें पूछा जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज किसने डिस्कवर करी थी। तो इसकी प्रॉपर्टीज आर डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश मीटरोलॉजिस्ट, ब्रिटिश के मीटरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था जीएमबी डॉप्सन, जीएमबी डॉप्सन। और इसमें तीन तरीके के रेडिएशंस आपके यूवी ए है, यूवी बी है, यूवी सी है। तो यूवी ए जो है दिस इज वेरी लेस हार्मफुल, यूवी बी है ये थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होगा, और यूवी सी तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ये जो है हमारे तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए आपकी ओजोन लेयर प्रेजेंट है ना। ओजोन लेयर इसको एक्सक्लूड कर दी थी, दिस स्क्रीनड आउट बाय द ओजोन लेयर। तो यूवी सी, तो इनकी वेवलेंथ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यूवी ए की जो वेवलेंथ है दैट इज 400 टू 315 नैनोमीटर, यूवी बी की वेवलेंथ है 315 टू 290 नैनोमीटर, यूवी सी की जो वेवलेंथ है दैट इज 280 टू 100 नैनोमीटर। सो यूवीसी आपका स्क्रीन आउट हो जाता है, ये आपका 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की हाइट में, ये आपका यूवीसी दैट इज स्क्रीन आउट। यूवीबी जो है इट इज कॉजिंग द स्किन रिलेटेड डिसीज, स्किन कैंसर वगैरह ना, स्किन रिलेटेड डिसीजेस हो जाती हैं इससे। एंड यूवी ए जो है दिस इज वेरी लेस हार्मफुल। तो ये था आपका लेयर्स के बारे में इन जनरल। देन यही चीज़ जो हमने डिस्कस करी, यही ये सब लिखा है, ट्रोपोस्फेयर जोन ऑफ बायोकेमिकल, ये सब यू कैन रीड। ट्रोपोपोज, देन दिस इज अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, दिस द डस्ट फ्री क्लाउड फ्री, यहाँ पे आपके एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, मीजोस्फेयर के बारे में दिस इज मैंशनड। देन थर्मोस्फेयर के बारे में, इसमें आपकी आयनोस्फेयर रेडियो कम्युनिकेशन की अच्छी है। एक्सोस्फेयर आ गया, आउटर मोस्ट लेयर है। देन क्लाउड सीडिंग और वेंटर, इस ये छोटा टॉपिक है, इसको इसलिए इसी क्लाउड इसी उसमें डिस्कवर हम देख लेंगे, है ना। क्लाउड सीडिंग और वेदर मॉडिफिकेशन, तो किसने ये दी थी, दिस इज गिवन बाय द विंसेंट शेवर, क्वेश्चन आया है 1906 से 1993 में। दो तरीके की होती है, कोल्ड क्लाउड सीडिंग, वार्म क्लाउड सीडिंग। कोल्ड में आपके जर्नली से जो चीज़ें यूज होती हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आइस फॉर्मिंग एजेंट, जैसे कि आपका सिल्वर आयोडाइड हो गया, ड्राई आइस हो गया, सॉलिड CO2, कंप्रेस लिक्विड प्रोपेन हो गया, दीज आर यूज्ड, है ना, जो ठंडी चीज़ें हैं दीज आर यूज्ड इन कोल्ड क्लाउड सीडिंग। नाउ वार्म क्लाउड सीडिंग में गर्म चीज़ें, जैसे कि आपका कॉमन सॉल्ट है, यूरिया आ गया, अमोनियम नाइट्रेट, तो रिक्वायर्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर अट्रैक्टिंग, जो वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, वार्म क्लाउड सीडिंग के दीज आर द एग्जांपल्स। तो एक क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, वी विल सी। नाउ रेडी फॉर द क्वेश्चंस, आप देखते हैं क्वेश्चंस कर पाते हैं हम कि नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर। तो कमेंट्स में आई विल एक्सपेक्ट कि कमेंट्स में इसका रिप्लाई दें, वीडियो को पॉज करें, देन यू कैन रिप्लाई। सो आई थिंक यू हैव रिप्लाई, इसको पढ़ भी लिया होगा, वीडियो पॉज कर ली होगी। तो दिस इज आस्क्ड इन 2024 लेटेस्ट। तो यू कैन सी जो आज हमने पढ़ा उससे वी कैन डू दीज क्वेश्चंस। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द हाइट इन ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में अगेन यस, वेरी राइट, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ओजोन एब्जॉर्ब्स यूवी रेडिएशन ट्रोपोस्फेयर एंड मेक्स इट कूल, तो ये सरासर गलत सिचुएशन स्टेटमेंट है, ट्रोपोस्फेयर में नहीं होती, ओजोन इज इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, डेट ऑफ समर, ये हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे।
यानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स में अभी हमने पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी वी कैन डू। जैसे कि पीएआर जो हमने देखी थी, जो प्लांट्स यूज कर रहे थे, उसका डिवाइस जिससे मेजर करते हैं, दैट इज अ क्वांटम सेंसर। तो यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। विंड वेन डायरेक्शन के लिए तो ए का टू एक ही ऑप्शन है। तो अगर आपको एक भी आता है देन यू कैन डू। अगेन देन पायरोनोमीटर, दिस इज फॉर द शॉर्ट वेव रेडिएशंस, एंड hygrometer for the relative humidity. These type of simple questions are asked in the JRF. Next, among which of the following thermometer is not installed in agromet observatory? तो जब हम एग्रोमेट ऑब्जर्वेटरी की और इसमें ओरिएंटेशन वगैरह देखेंगे, तो उसमें वी विल कवर दीज इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऐसे भी देख सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वेट वर्क पड़ा होगा, तो ये सब होते हैं इंफ्रारेड। आईआर थर्मोमीटर इज नॉट देयर। आईआर, ये मतलब कोई जरूर थोड़ी आईआर रखेगा उसमें, है ना। ये कोरोना में तो ऐसे लोग चले हुए थे, तो दैट इज द आईआर थर्मोमीटर। नेक्स्ट, डायरेक्ट रेडिएशन में कितनी पीआर होती है ना। डायरेक्ट और डिफ्यूज का हमने देखा था। डायरेक्ट में वी आर हैविंग 42, डिफ्यूज में ज्यादा है 65, तो 42 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वाटर बैलेंस, ये अगेन उसका है द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो 50 किलोमीटर कितनी नाइट्रोजन, तो मोस्टली आपकी ट्रोपोस्फेयर में थी, तो अबाउट 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द 50 किलोमीटर तक। आपकी क्या आ जाएगी, एक तो ट्रोपो आ जाएगी और सेटो भी कुछ पार्ट, तो नाइट्रोजन आपकी 78% है। रीचिंग इंक्रीजेज द एल्बिडो देयर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव। अगेन ये अब कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है इसमें, रीचिंग क्या करेगा, इंक्रीजेस करेगा एल्बिडो। तो एल्बिडो क्या थी, अगर सिंपल सरफेस है एक हमारा और एक हमारा रीजन फरो टाइप का सरफेस है, तो एक्चुअल होगा क्या, एल्बिडो इज योर रिफ्लेक्टेड कितना है और इनकमिंग कितना है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टेड होगा उतना ज़्यादा एल्बिडो होगा, नेचुरल सी बात है। तो इसमें क्या बोला है, रीचिंग इंक्रीजेज द एल्बिडो। आप खुद सोच के देखो कि दो सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस है और एक आपका रीजन फरो है। तो यहाँ पे सनलाइट आई, यहाँ पे इजीली जा सकती है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे सनलाइट गिरेगी तो ये यहाँ पे फंस जाएगी, इट कांट गो, है ना। तो रिफ्लेक्शन कम हो गई, यहाँ पे गिरी, यहाँ से वापस नहीं जा पा रही, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव रेडिएशन इज लोअरिंग डाउन। और रीजिंग से क्या होगा, जब आप सोइल को इसको मैनिपुलेट, इसको टिलेज करोगे रीजन फरो बनाने के लिए, तो टिले जब करते हैं तो आपकी सोइल का कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर आपका सारे ऊपर आ जाता है, डार्क कलर। और ऐसे छोड़ोगे तो इतना डार्क नहीं रहता, है ना, थोड़ा लाइट कलर होता है। तो लाइट से जो है वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डार्क, डार्क से ये कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर लेगा। तो रीजिंग इंक्रीज एल्बिडो, ये तो गलत बात है। एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द इफेक्टिव इनकमिंग रेडिएशन, तो कंट्राडिक्टरी बात कर दी इसने कि एल्बिडो इंक्रीज भी हो रही है और इफेक्टिव इनकमिंग रेडिएशन भी इंक्रीज हो रहा है। इनकमिंग कैसे इंक्रीज होगा, इनकमिंग तो डिक्रीज होना चाहिए, है ना। तो एक तो बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्सेप्ट भी इसमें गलत है। रीजिंग डिक्रीज करेगी आपकी एल्बिडो, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। टीलेज कोज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एट द सोल सरफेस, वेरी राइट, है ना। टीलेज कहीं ज़्यादा होगी कम होगी तो उससे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी हो जाती है, दैट इज राइट। आर इज ट्रू बट ए इज फॉल्स। रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ देखा था हमने, पोज, जहाँ पे ट्रोपोपोज स्ट्रेटोपोज, तो ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, दीज आर रॉन्ग एंड आंसर इज मीजोपोज। देन ये आपका वैल्यूज से क्वेश्चन है। इन द एटमॉस्फेयर 90% ऑफ ओजोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ट्रोपोस्फेयर। ओजोन आपकी ट्रोपोस्फेयर में है, गलत है, सेटोस्फेयर में होती है। तो ये तो सारा गलत है, ट्रोपोस्फेयर में तो ओजोन होती ही नहीं है मोस्ट आपकी सारी, स्ट्रेटो में, ये गलत है अकॉर्डिंग टू द आईपीसीसी। एक वैल्यू है रेडी, और ये वैल्यू जो है ठीक है, तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट वन इज इनकरेक्ट, सो फोर्थ विल बी द राइट आंसर। पार्टिकल्स दैट आर नॉट यूज फॉर क्लाउड सीडिंग, अब पार्टिकल्स हमने देखे थे, सिल्वर आयोडाइड भी यूज करा था, दिस फॉर द कोल्ड, ड्राई आइस भी कोल्ड के लिए था, कॉमन सोल्ट इज फॉर द वार्म। लेकिन क्योलेनाइट हमने नहीं देखा, दिस इज राइट आंसर, मतलब ये जो है यूज नहीं होता है, दीज आर यूज्ड। देन अगेन ये आपका इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है, तो यू कैन सी मतलब इजी है, कोई ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर बेसिक चीज़ें पता है यू कैन डू। ये क्लाउड से क्वेश्चन है, कौन से आपके रेन बेरिंग है, कौन से मतलब उससे यू कैन डू। सिंपल है, जिसके साथ निम्बो लगा है, निम्बस, दीज आर द रेन बेरिंग क्लाउड्स, निम्बो स्टेटस विल बी राइट। लेकिन फिर भी इनको डेप्थ में देखेंगे, जरूरी नहीं निम्बो लगा तो क्लाउड मतलब बारिश वाले होंगे, वी विल सी इन द अपकमिंग लेक्चर्स।
Instrument and parameters given. Wind vane is for the wind speed. Sorry, wind vane is for wind direction. Anemometer is for wind speed. तो A का 4 यहाँ पे है, ये एक्सक्लूड हो गए। देन सी का सेकंड, वो इसमें सेकंड है। बैरोमीटर, क्वांटम सेंसर अभी देखा था, दिस फॉर द पीआर। बी का फर्स्ट, फर्स्ट विल बी राइट, एंड बैरोमीटर फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। नाउ वी विल सी जो जो बच्चों की क्वारीज थी कि सर वी वांट टू सी द ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। तो फॉर ऑल ऑफ यू, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट सी टू द शेड्यूल कि हमारे पास जब भी हम क्लास लेते हैं, है ना, तो वी आर हैविंग द फिक्स शेड्यूल। जैसे कि नवंबर का शेड्यूल, कौन कौन सी इसमें क्लासेस आपकी लगेंगी, किस डेट को, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो कि हाँ सर आज हमारी क्लास है। ऑल्दो ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी अपडेट कर दिया जाता है, बिकॉज दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल होता है ना। कभी क्लासेस नहीं भी होती है, सो दैट इज इन्फॉर्म, लेकिन मोस्टली आपकी इसी फॉर्मेट में चलती है। जैसे कि दिसंबर का जैन, लेटेस्ट हमारा फेब का शेड्यूल था, सो वी हैव कवर्ड दीज पोर्शंस। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने इंक्लूड करी है, लाइक डीपीपीज। जैसे कि आप जैसे ये लेक्चर लिया, तो इसके रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं, वी आर डिस्कसिंग दीज। जैसे कि आज हमने लेक्चर लिया, सो दिस इज द डीपीपी 1। तो अगर क्वेश्चंस देखेंगे, सेम जो आप लेक्चर लिया उसी के, मतलब उसी से बने हैं क्वेश्चंस। सो यू कैन जस्ट सी द फॉर्मेट ऑफ दीज। एकदम आपका मोस्टली, मतलब 99% जैसे कि आपको मिलेगा एग्जाम जब आप करोगे, है ना, ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ। इसी टाइप का आपको प्रॉपर एक सेटअप मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे है। You can see the first question, troposphere is the densest part of atmosphere, contains about 85% of the atmospheric mass। तो ये हमने पढ़ा है आज, तो इसका आंसर यू कैन मार्क जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू, है ना। दैट इज वाइट इज द डेंसेस्ट। देन स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, सो यू कैन सी देयर आर 10 क्वेश्चंस एंड यू कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। जैसे कि मोस्टली आपके असर्शन रीजन है, देन सिंपल सिंगल लाइन के भी हैं, देन मैच इट आपके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे प्रॉपर, ये मैच इट वाले, है ना। देन यू कैन सबमिट एंड यू कैन जस्ट सी द रिजल्ट। तो ऐसे नहीं कि दिस फॉर द जस्ट फॉर शोइंग यू, वी आर एक्चुअली डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ द क्लास। जैसे DPP2 देखोगे आप, तो यू कैन सी इसमें आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चंस है ना। तो ये क्वेश्चंस वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का हमारा क्लासेस रहती है, कि इसमें ज़्यादा हम कंटेंट कवर करेंगे तो उसमें ज़्यादा आपको MCQ, एंड यू कैन जस्ट सी। अगर और इसमें जैसे नोट्स आप देखना चाहो, तो स्टूडेंट्स आर आस्किंग अस कि सर किस टाइप के आप PPT से देते हो, तो इट इज़ मिक्स टाइप। PPTs भी होंगी, ऐसे एनोटेट भी करेंगे, हम खुद लिखेंगे, और डिजिटल नोट्स आर ऑल्सो देयर। डिजिटल नोट्स, हैंड नोट्स, जैसे कि इफ आई विल जस्ट शो यू, लाइक फॉर द एग्रोमेंट जो हमने क्लास में कवर करा था, इसके नोट्स दीज आर, यू कैन सी 38। तो देख सकते हैं मोस्टली आपका क्लास में भी वी हैव एक्सप्लेन दीज थिंग्स। तो कोई आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम फ्री में हम कुछ और दे रहे हो। यू कैन जस्ट सी, बैच में ये है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, टाइमली मिलेगा, है ना। यू कैन इंटरेक्ट विद अस, यू कैन आस्क द डाउट्स, और यू कैन जस्ट सी द न्यूमेरिकल्स। जैसे कि न्यूमेरिकल्स जो हम कवर करते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हमने, यू कैन सी वी हैव कवर्ड इट इन 9 क्लासेस। तो मोस्टली जो भी आपके न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यील्ड एस्टिमेशन के आपको दिखाना चाहूँ, तो इट इज़ लोडिंग। यू कैन सी द टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। सो इफ़ यू वांट, अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है ना, बिकॉज दीज थिंग्स वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग यू, है ना, एक तरीके की स्पून फीडिंग है। तो खुद से करने से बेटर है, खुद से यू कैन डू, लेकिन आई थिंक यू कैन इन्वेस्ट इन दीज थिंग्स। ओके, तो ये अभी लोड नहीं हो रहा है। अगर आपको और नोट्स अगर दिखाऊं, जैसे कि सी ग्राउंडनट, सो दीज टाइप ऑफ नोट्स आई एम सेइंग यू, है ना। तो इस तरीके के नोट्स आपको मिलेंगे प्रॉपर, आपको डिजिटल नोट्स हैं हमारे, इसी से हम पढ़ाते हैं। ओके, प्रॉपर फोटोज के साथ यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो ये था आपका छोटा सा ग्लिम्स, क्योंकि नोट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, सभी बता भी नहीं सकते हैं। ओके, प्रॉपर यू कैन सी द एनालिसिस, PYQ एनालिसिस, जैसे अभी तक हमने 2023 तक के कर लिए हैं ना।
देन इसके साथ आपको मास्टर कोर्स भी मिलेगा। तो ये सभी कोर्सेज के लिंक यू विल बी गेटिंग इन योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो इसको चेक कर लेना। या आपको 2024 का भी अगर आप कोई कंटेंट एक्सेस करना चाहो यू कैन अटेम्प्ट। ओके, सो क्लासेस अभी चल रही हैं, हमारी मोस्टली क्लासेस हो भी चुकी हैं, लेकिन नाउ वी आर डूइंग द रिवीजन, हमारे एनालिसिस। तो दिस इज़ द एक्चुअल टाइम यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेज। ओके, तो अभी मार्च से इफ़ यू आर प्लानिंग, बिकॉज मार्च अप्रैल मई you can expect 3 and 3.5 months are left for your exam. So I think this is a high time you can enroll in our courses and prepare from the best, as this is a legacy of the Agri Addict. We are providing you the best, whatever is possible and whatever is in our hands. And we have actually qualified the exam, so we know कि हमें क्या चीज़ आपको देनी है। ओके, सो दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ आवर कोर्स। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और जो इसके ऑफर्स चले हैं आजकल, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर मेंशन कर लिए जाएंगे। यू कैन जस्ट ऐड द कोड एंड यू कैन एनरोल। कैसे एनरोल करना है एक बार आपको मैं बता देता हूँ। सिंपल, यू हैव टू सर्च फॉर द agriaddict.in। फर्स्ट डायरेक्टली आप साइट में पहुंच जाओगे agriaddict.in। देन यू कैन लॉग इन एंड मेक द अकाउंट, है ना। तो सो जिस भी डिवाइस से आप पढ़ना चाहते हो, यू कैन मेक द अकाउंट फ्रॉम दैट डिवाइस एंड यू कैन एनरोल। जैसे यू कैन सर्च फॉर द कोर्सेज, देन दिस इज द कैटेगरी। पीजी के लिए करना चाहते हो, यू कैन जस्ट गो फ्रॉम द पीजी एंड यू कैन सी अग्रोनॉमी पेड मास्टर कोर्स। फीस आपको ऊपर मेंशन है, ठीक है। ऑल्सो अभी हमने लेटेस्ट ग्रैंड मॉक टेस्ट किया था, अगर आप उसके पार्ट हो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई द कूपन कोड, है ना। देन यू कैन सी द एग्रोनमी, तो ये आपका रिजल्ट है। तो यू कैन सी द टॉपर्स कहाँ तक स्टैंड कर रहे हैं आपके। 365 मार्क्स, है ना। और इस टेस्ट का लेवल था, ये मॉडरेट था, ठीक है। तो 365 मार्क्स जो है वो टॉपर के थे। और मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके हमारे पेड लर्नर जो एग्रीगेट के हैं, यू कैन सी। ओके, से पंकज है, निशु, ऑल दो कुछ नेम्स मेरे को नहीं भी पता है, लेकिन जो मेरे को पता है, रक्षित है, पवन, दीज आर फ्रॉम द एग्रीगेट मोस्टली। तो 75 to 80% जो टॉपर्स हैं दैट आर फ्रॉम द एग्रीगेट ओनली। ओके, सो यू कैन सी द मार्क्स। ये आपका अभी जो चला है आपका कंपटीशन, यू कैन सी। वैसे ही अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, यू कैन सी। सिंपल एग्री एडिट पी वाई क्यू भी सर्च करोगे तो जो फर्स्ट लिंक आएगा दैट इज़ आवर। तो 2024 का अगर आप एक्सेस करना चाहो तो कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस सिंगल प्लेटफॉर्म, you can just check. So that's all for the today's lecture. If you like this lecture, then please subscribe our channel, like, share, comment, and stick to our agri journey. Thank you very much.